नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को बुलाने का अधिकार दिया। बीआरएस कन्वेंशन के लिए पक्षकारों का सम्मेलन यानी सीओपी जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। 3 जन सुरक्षा यानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हुए। मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ बीबीबी में अपग्रेड किया गया। चीनी वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पेंजिनोम बनाया। चले खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को बुलाने का अधिकार दिया। प्रादेशिक सेना नियम 1948 का नियम 33 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रादेशिक सेना का सहयोग लेने हेतु अधिकृत कर सके। सबसे पहले प्रादेशिक सेना के बारे में समझते हैं। यह नियमित सेना यानी रेगुलर आर्मी का भाग है। पूर्णकालिक सैनिकों के विपरीत प्रादेशिक सेना के सदस्य आम नागरिक होते हैं। ये अपनी नियमित नौकरियों से समय निकालकर प्रशिक्षण लेकर जरूरत के समय देश की सेवा का कार्य करते हैं। उन्हें अक्सर कैरियर्स भी कहा जाता है। साथ ही नियमित सेना के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं नियमित सेना को असैन्य कार्यों से मुक्त करना तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदा की स्थितियों में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना। आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को यूनिट्स भी प्रदान करती है। बात करें पात्रता की तो भारतीय नागरिक होना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना, लाभप्रद रोजगार में होना आदि इसके पात्र हैं। साथ ही पूर्व युद्धों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रादेशिक सेना ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी श्रीलंका में ऑपरेशन पवन तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षा जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी रही है। अब प्रादेशिक सेना का विकास क्रम भी समझ लेते हैं। 1917 में इंडियन डिफेंस फोर्स अधिनियम बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जुड़े थे। 1920 में इंडियन टेरिटोरियल फोर्स विधेयक पारित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम बनाया गया और 9 अक्टूबर 1949 को सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रादेशिक सेना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीआरएस कन्वेंशंस के लिए पक्षकारों का सम्मेलन यानी सीओपी जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। हाल ही में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशंस यानी बीआरएस सीओपीज के लिए पक्षकारों का सम्मेलन सीओपीज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों और अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और बीआरएस सीओपीज के बारे में जान लेते हैं। बीआरएस सीओपीज हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन पर वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि भारत इन तीनों सम्मेलनों का एक पक्षकार है। इसी के साथ आइए कन्वेंशंस के बारे में भी जान लेते हैं। बेसल कन्वेंशन की बात करें तो यह खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान पर नियंत्रण से संबंधित है। इसे 1989 में स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था। यह 1992 में लागू हुआ था। वहीं इसका उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट की उत्पत्ति को कम करना और पर्यावरण की दृष्टि से उसके उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि पर्यावरणीय सिद्धांतों के अनुरूप न होने वाली आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए अनुमेय सीमा पार अपशिष्ट स्थानांतरण के लिए एक विनियामक प्रणाली स्थापित की गई है। दूसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया स्थापित की गई। इसे 1998 में नीदरलैंड के रॉटरडैम में अपनाया गया था, जो 2004 में लागू हुआ। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। अब आखिरी है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी से संबंधित है। इसे 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अपनाया गया और यह 2004 में लागू हुआ। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जिसका उद्देश्य खतरनाक पीओपीज यानी डर्टी डजन्स को खत्म करना, सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ने का समर्थन करना, कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पीओपीज को लक्षित करना है।
तीन जन सुरक्षा यानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY नामक इन योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करना तथा लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। कि योजनाएं बीमा और पेंशन का विस्तार करने पर केंद्रित हैं। चलिए अब जानते हैं PMSBY, PMJJBY और APY के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की कवरेज राशि प्रदान की जाती है। वहीं इसकी आयु पात्रता 18 से 70 वर्ष के बीच है। इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए प्रति वर्ष है। नामांकन की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। ऑटो डेबिट सुविधा वाले बैंक या डाकघर खातों के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकते हैं। लाभ संरचना की बात करें तो यदि मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होती है तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी प्रशासनिक संस्था विविध एजेंसियां होती हैं। अब बात करते हैं PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का कवर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत भी कवरेज राशि 2 लाख रुपए ही है। इसकी आयु सीमा है 18 से 50 वर्ष और प्रीमियम राशि 436 रुपए प्रति वर्ष है तथा इसकी नामांकन प्रक्रिया ऑटो डेबिट सुविधा वाले बैंक के डाकघर खातों के माध्यम से होती है और लाभ संरचना के तहत मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि लाभार्थी को मिलती है और इसकी प्रशासनिक संस्था LIC या अन्य अनुमोदित जीवन बीमा करता है। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना यानी APY की। इस योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को गारंटी शुदा मासिक पेंशन प्रदान करना। इसमें कवरेज राशि 1000 से 5000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रीमियम भुगतान की सुविधा मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर दी जाती है तथा नामांकन बैंक और डाकघर खाते के माध्यम से कर सकते हैं। अब अगर लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु के बाद सब्सक्राइबर को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जीवन साथी को और उसके बाद नामित व्यक्ति को यह लाभ ट्रांसफर होता है। अगर 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाए तो पति या पत्नी अंशदान जारी रख सकते हैं या योजना बंद कर सकते हैं और इसकी प्रशासनिक संस्था NPS फ्रेमवर्क के तहत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA है। मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ BBB में अपग्रेड किया गया। भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB लो से बढ़ाकर BBB कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण संरचनात्मक सुधार, अवसंरचना में निवेश और राजकोषीय समेकन को बताया गया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के लिए मजबूत समृद्धि संभावनाएं देखें तो BBB रेटिंग यह दर्शाती है कि भारत की ऋण चुकाने की क्षमता पर्याप्त है। यह संभावित सुभेद्यताओं के बावजूद वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाती है। दूसरा है एक प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत समष्टि आर्थिक ढांचा। भारत की वित्तीय प्रणाली अच्छी तरह विनियमित है तथा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रणाली व्यवस्थित है और विनिमय दर लचीली है। इस वजह से अर्थव्यवस्था अधिक लचीली एवं स्थिर बनी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? यह किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन है। यह दर्शाती है कि उस देश को धन उधार देने में कितना जोखिम है। यह रेटिंग सभी सरकारी बॉन्ड्स पर लागू होती है। यह मोटे तौर पर देशों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेक्युलेटिव ग्रेड के रूप में रेटिंग प्रदान करती है। इसमें स्पेक्युलेटिव ग्रेड में आने वाले देशों में उधार पर डिफॉल्ट की अधिक संभावना होती है। आपको बता दें कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच रेटिंग्स ये 3 सबसे प्रभावशाली रेटिंग एजेंसियां हैं। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे गुणात्मक संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरता। इनकी रेटिंग प्रक्रिया अक्सर कुछ विशेषज्ञों की राय पर आधारित होती है, जिससे व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह और बैंड वैगन प्रभाव हो सकता है। दूसरा, पारदर्शिता की कमी। ये निजी एजेंसियां हैं जिनकी वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। विश्व बैंक के विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेतकों यानी WGIs के अनुसार ये संस्थागत गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। और आखिर में है विकासशील देशों के प्रति पक्षपाती व्यवहार करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अक्सर इन एजेंसियों द्वारा GDP समृद्धि दर, मुद्रास्फीति और कुल सरकारी ऋण जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की अनदेखी की जाती है। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। चीनी वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम बनाया।
इसके लिए वैज्ञानिकों ने पैगबायो हाई फिडेलिटी यानी हाई-फाई सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग किया है। इसे एशिया में पाए जाने वाले चावल की 144 जंगली और खेती की गई किस्मों के जीनोम के प्रमुख हिस्सों को एक साथ जोड़कर विकसित किया गया है। इससे वैज्ञानिकों की इस परिकल्पना को भी मजबूती मिली कि सभी एशियाई खेती वाले चावल की उत्पत्ति और IIIA नामक एक जंगली किस्म से हुई है। चावल की एक जंगली प्रजाति ओरिजा रूफी पोगोन एशियाई खेती वाले चावल यानी ओराइजा सेटिवा एल की पूर्वज है। आपको बता दें और IIIA ओरिजा रूफी पोगोन का एक प्रकार है। अब पेंजीनोम को समझते हैं। यह एक ही प्रजाति के कई जीवों के जीनोम अनुक्रमों का एक संग्रह है। जीनोम किसी जीव में आनुवंशिक जानकारी का एक पूरा सेट होता है। यह एक प्रकार का रेफरेंस जीनोम है। पेंजीनोम में सामान्य जीन होते हैं तथा यह अलग अलग प्रजातियों में पाए जाने वाले विशिष्ट जीन का मानचित्रण भी करता है। इसके विपरीत रेफरेंस जीनोम आमतौर पर केवल उन विशिष्ट जीन की पहचान तक ही सीमित रहते हैं जो किसी प्रजाति का निर्माण करते हैं। अब हाई फिडेलिटी यानी हाई-फाई सीक्वेंसिंग तकनीक की बात करें तो यह एकल अणु रियल टाइम अनुक्रमण तकनीक यानी SMRT है जो दीर्घ पठन में अविश्वसनीय एकल अणु पठन सटीकता प्रदान करती है। साथ ही जीनोम अनुक्रमण की एक तरह की दीर्घ पठन अनुक्रमण विधि है। दीर्घ पठन अनुक्रमण एक DNA यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग अप्रोच है। यह अप्रोच पारंपरिक लघु पठन अनुक्रमण विधि की तुलना में बहुत लंबे DNA खंडों के अनुक्रमण को सक्षम बनाती है। अब ये जानते हैं कि पेंजीनोम के प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं। सबसे पहले है कृषि। फसलों में रोग सहिष्णुता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहनशीलता के नए गुणों को शामिल करने में मदद करता है। बेहतर और अधिक उत्पादन देने वाली खाद्यान्न किस्मों के विकास के लिए उपयोगी वन्य संसाधन प्रदान करता है। दूसरा, सटीक चिकित्सा। मनुष्यों में रोगों के लिए जनसंख्या विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों की पहचान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन पेंजीनोम प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे। उनका जन्म 1540 में कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और उदय सिंह द्वितीय के घर हुआ था। उन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन होने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान और मान सिंह कर रहे थे। इनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम थे। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से हम बहादुरी, करुणा, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह में भाग लिया। शूमैन घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूरोप दिवस मनाया गया। भारत ने पाकिस्तान को IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF तथा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF जैसे कार्यक्रमों के तहत ऋण प्रदायगी पर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 जारी किया। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स यानी UNFF के 20वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र में भारत ने वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना 2017 से 2030 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हाल ही में वेम्बनाड झील कायाकल्प परियोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 1917 से 1990 के बीच वेम्बनाड झील का जल भंडारण क्षेत्र 27% तक सिकुड़ गया है। आपको बता दें कि वेम्बनाड झील भारत के दक्षिण पश्चिमी तट केरल में स्थित है। स्टार्टअप सर्वम AI ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया। आपको बता दें कि यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए कई तरह के उन्नत हथियार तैनात किए हैं। इनमें L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ZU-23 मिलीमीटर सिस्टम, शिल्का सिस्टम्स आदि शामिल हैं। फेस एज एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। यह डॉक्टर्स को इलाज की योजना तय करने, विशेष रूप से कैंसर मरीजों के लिए सहायता कर सकता है। इसका वर्णन लांसेट डिजिटल हेल्थ में किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का एक आधुनिक रूप है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।